होता है, ध्यान रखना। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र की एक विशेषता ये होती है, इस इलाके के अंतर्गत सर्वाधिक खारे पानी की झीलें होती है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। ओके, अगर बात करें, अब बच्चा कहता है कि सर खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा यहाँ कहाँ कहाँ होती है, वो भी अपन देख लेते हैं। अब देखिए, हम ये जानते हैं, समझते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर गंगानगर जिला है और हनुमानगढ़ जिला है, जहां पर खारे पानी की कोई झील नहीं है, जबकि वहां पर एक झील है, वो है तलवाड़ा झील, जो कि मीठे पानी की झील होती है और घग्गर नदी से बनी झील होती है, और जिला कौन सा होता है, हनुमानगढ़। तो बात खत्म हो जाती है। फिर बच्चा कहता है सर खारा पानी कहाँ कहाँ है, तो हम कहते हैं चूरू जिले के अंदर एक झील आती है जिसका नाम है कौन से, ताल छापर झील। कौन सी आती है आपकी, ताल छापर झील आती है। ओके, ताल छापर झील जो कि राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित होती है, और हम ये जानते हैं कि इस झील की जब बात आती है तो ये खारे पानी की झील यहाँ पर होती है। कौन से पानी की होती है, खारे पानी की। ओके, फिर अपन जानते हैं कि यहाँ पर सीकर जिले के अंदर एक होती है रेवासा झील। कौन सी होती है आपकी, रेवासा। रेवासा झील जो होती है वो भी खारे पानी की झील होती है। इसके अलावा कोछोर झील होती है, कोछोर झील वो भी खारे पानी की झील होती है। और एक होती है आपकी प्रीतमपुरी। कौन सी होती है, प्रीतमपुरी। ये प्रीतमपुरी जो झील होती है वो भी खारे पानी की झील है, और जिला कौन सा है आपका, सीकर। जिला कौन सा आपका, सीकर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र वो इलाका होता है जहां पर खारे पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब आप देखना, उसके बाद आता है आपका डेडवाना कुचामन। डेडवाना कुचामन के अंतर्गत आप जानते हो एक तो झील कौन सी आती है आपके, डेडवाना झील आती है। ओके, डेडवाना झील जो कि एक खारे पानी की झील होती है, ये भी पता होना चाहिए। कुचामन झील भी होती है। इसके अलावा यहीं पर आता है आपका, याद है कि आपका डेगाना झील आती है। नागौर में कौन आती है, डेगाना झील आती है। एक आती है आपकी नावा झील। ओके, नावा झील आती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं ये दोनों झीलें भी कौन से पानी की है, खारे पानी की झील यहां पर होती है। फिर अपन जानते हैं कि यहां बालोतरा आता है, बालोतरा से संबंधित झील आती है, और उस झील का नाम है पचपदरा झील। कौन सी होती है आपकी, पचपदरा झील। तो पचपदरा जो झील होती है वो भी कौन से पानी की है, खारे पानी की झील होती है। तो ये जितनी भी झीलें आपके राजस्थान के अंतर्गत आती हैं, ये सारी की सारी खारे पानी से संबंधित होती है, क्योंकि हम ये बात तो आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में बता भी चुके थे कि राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो इलाका होता है जहां पर सर्वाधिक खारे पानी की झील होती है। या मैं कह दूं राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें अगर है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही है। पूर्वी राजस्थान या अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई खारे पानी की झील नहीं है। ओके, तो ये तो होगी एक विशेषता इस इलाके की बात अगर करें। हम ये भी जानते हैं कि ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र जो होता है वो आपका अलग टाइप का होता है। अब देखिए देख कैसे हम यहाँ पर एक छोटी सी कहानी को समझाने का प्रयास करते हैं। ये जिला होता है आपका कौन सा, अजमेर, जहां पर कौन सी पहाड़ी है, नाग पहाड़। और नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर होती है, जहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है लोणी नदी। उस नदी का नाम क्या होता है, लोणी नदी। ओके, ठीक है, लोणी नदी यहां से निकलकर यहां आ रही है, और ये नागौर, नागौर से थोड़ा बहुत ब्यावर भी लेता है, ब्यावर के साथ बह के जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बालोतरा, बालोतरा से इधर बाड़मेर, और जालोर में बहते बहते ये नदी आपके कच्छ के रण में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, आपके कच्छ के रण में ये नदी चली जाती है। ओके, इस नदी की कहानी आप कहते हैं जिसे हम लोणी बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, लोणी बेसिन वाला इलाका कहते हैं। ये लोणी बेसिन होती है अगर अपन बात करें तो मैंने कहा कि ये लोणी नदी होती है जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर होती है। राजस्थान के अंदर जिसकी लंबाई 330 किलोमीटर होती है, और ये राजस्थान के इन जिलों से संबंधित आपकी बह रही है, जिसमें अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, जोधपुर है, पाली है, बालोतरा, जालोर, ये इलाका आपका लोणी बेसिन वाला इलाका होता है। ओके, अब बच्चा कहेगा सर अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत इस लोणी नदी का क्या औचित्य होता है, या ये लोणी नदी क्या नाटक करने का कार्य करती है। तो मैं कह रहा इस इलाके के अंदर लोणी नदी का अपने आप में एक बड़ा बाहुल्य क्षेत्र होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, लोणी नदी जिस इलाके से होकर बहती है वो इलाका गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
उस इलाके को हम गोडवार प्रदेश के नाम से अपन जानते। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है कि इस इलाके के अंतर्गत एक अलग ही प्रकार की मिट्टी होती है और उस मिट्टी का नाम था ग्रे ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी होती है? ग्रे ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी होती है। अगर अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलाका वो इलाका होता है जहां पर एक आपकी मिट्टी होती है, या सॉरी अपन ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो होती है वो इस इलाके के अंतर्गत पाई जाती है। ओके, ये ध्यान में रखना। अब मैं एक बात समझाता हूं आप लोगों को। जनरली क्या होता है कि बच्चा जब आता है, ओके, तो यहां पर बच्चे को जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आता है कि ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहां कहां होती है। तो आप लिख देना लोनी बेसिन वाले इलाके की मिट्टी कैसी होती है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होती है अगर बात करें। जबकि अपन ने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा था आपका? सूक्ष्म। और इस इलाके की जब मैं बात कर, ये जो इलाका हमने देखा था, ये जो इलाका हमने देखा था, इस इलाके की जो मिट्टी थी वो थी कैल्सी। कौन सी थी आपकी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी कौन सी थी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी आपकी यहां पर होती थी। ओके, मृदा जिसे अपन कह सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा कि अगर अपन ये बात आती है, ठीक है, तो मैंने कहा आपका ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होती है जो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा और इसके अलावा इन इलाकों में पाई जाती है, जिस मिट्टी का नाम था ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि लोनी बेसिन वाले इलाके से संबंधित होती है। और इस इलाके को हम गोडवार प्रदेश के नाम से अपन जानते हैं। चलिए कहानी को अपन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें, मैंने कहा, मैंने समझाया आप लोगों के सामने, यहां पर बात आ जाती है और इन चीजों को लेकर अपन बात करते हैं। तो ये शेखावाटी इलाका होता है। अब देखिए, शेखावाटी इलाका राजस्थान का वो इलाका होता है जहां पर मुख्यतः कौन सी अरावली आती है? उत्तरी अरावली आती है। ये मैं बताता है भाई, हम जानते हैं कि इस इलाके का जो हिस्सा होता है ये कौन सी अरावली से घिरा हुआ हिस्सा होता है? उत्तरी अरावली से संबंधित माना जाता है। अब मेरी बात को सुना, ये इलाका उत्तरी अरावली से संबंधित होता है। उत्तरी अरावली से संबंधित इस इलाके को अपन मान के चलते हैं। ओके, ये चीज आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। तो अपन ये जानते हैं कि ये उत्तरी अरावली से संबंधित हिस्सा होता है और इस अरावली का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा होता है। ये अरावली कौन सी अरावली भाई? अपने उत्तरी अरावली अपनी होती है। इसे अपन उत्तरी अरावली अपन यहाँ पर कहते हैं। ये उत्तरी अरावली यहाँ पर मानी जाती है। ओके, अब यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं ये कहा आप लोगों के सामने कि ये अरावली जो होती है वो उत्तरी अरावली से संबंधित कहानी को लेकर चलती है। अब सुनिए, अब इस इलाके की थोड़ी बहुत कहानी को लेकर चलते हैं। उत्तरी अरावली के अंदर कुछ चोटियां होती है, जिनमें से आपकी होती है एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़। ओके, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम रघुनाथगढ़ होता है। सेकंड नंबर पर चोटी होती है मालखेत। कौन सी होती है आपकी? मालखेत। ये दोनों चोटियां राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित होती है। फिर उसके बाद होती है आपकी लोहागढ़। कौन सी होती है? लोहागढ़। ये झुंझुनू में आती है। और एक होती है भोजगढ़। कौन सी आती है आपकी? भोजगढ़। ये उत्तरी अरावली की 4 ऊंची चोटियां होती हैं अगर अपन बात करें तो, जिसमें 2 आपकी सीकर में आती है, 2 आपकी झुंझुनू में आती है। ओके, बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि सर ये बार बार आप लोग यहाँ पर पढ़ा चाहना, मतलब कहना क्या चाहते हो? आप पढ़ा जलवायु रहे हो, या आप लोग मिट्टी पढ़ा रहे हो, या अरावली पढ़ा रहे हो, या आपकी झीलें पढ़ा रहे हो, या नदी पढ़ा रहे हो, या अभ्यारण्य पढ़ा रहे हो? मैं एक बात कहता हूँ बेटा, अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सीधी बात है। और ज्योग्राफी का मतलब होता है जिस रास्ते से अपन गुजरते हैं ना, उस रास्ते की संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। एक रास्ते पर पढ़ने से कभी जीवन पास नहीं होता था। वहां पर तुम कमेंट ही करते रहे तो बजट में ये नहीं आया, बजट में वो नहीं आया, बजट में ये हो गया, बजट में वो गया। बजट में तो तुम्हारे पिछली बार 54,000 सीटों के लिए चतुर्श्रेणी की भर्ती आई थी, हुआ पास तुमसे? नहीं हुआ, तो फिर क्यों फालतू ताना मार रहे हो? पढ़ते तुम हो नहीं हो, वैकेंसी का इंतजार तुम सारा करते हो, तुम सारा 54,000 पदों में से तुमसे एक सीट नहीं ली जाती, तो फिर बजट पे दोष मत दिया करो, बजट पे दोष मत दिया करो। तो सरकार ने तुमको बजट में कुछ नहीं दिया। कल एक रेल बन रही थी, उस रेल में ये कहा जा रहा था कि भाई बेरोजगार मत बनो बल्कि रोजगार देने वाले बनो, जबकि मैं कह रहा हूं सरकार ने अच्छा बोला, इसमें क्या गलत बोल दिया भाई? सरकार आप 2014-15 से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया इस तरह के प्रोग्राम बना रही है, तो आप अपने आप को इतना एफिशिएंसी पावर बढ़ाओ अपने कि आप एज ए एक रोजगार देने वाला बंदा बनो, बेरोजगार बनने की कोशिश मत करो।
जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं अपने जीवन में मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कंपनी सेक्रेटरी बना, CWA किया, उसके बाद PhD की, नेट किया, JRF किया, और मैं नौकरी कर रहा होता, तो आज मैं यहाँ पर लगभग मेरे 43 लोग यहाँ पे काम करते, वो रोजगार नहीं प्राप्त करते। सीधी बात, अगर मैं अकेला नौकरी कर रहा होता तो मैं अकेले को नौकरी मिल जाती मेरे को।